वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। माय नेम इज़ सुहेल तुर्की। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आपके परिवार में सब अच्छे से होंगे, आप भी बहुत अच्छे से होंगे। और यूपीएससी हिस्ट्री गुरु के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ये चैनल अपनी एथेंटिसिटी के लिए जाना जाता है और अगर आप चेक करेंगे तो इस चैनल के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के द्वारा जितने भी करंट अफेयर्स और टॉपिक्स हैं वो आपको मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एनसीईआरटी और मैंने काफ़ी सारे अलग अलग मुद्दों के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। ये चैनल को शुरू होने में और शुरुआती दौर में हम लोगों को अभी कुछ ही टाइम हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपके प्यार से और आपकी हेल्प से एक बड़ी कम्युनिटी खड़ी करेंगे। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो किसी कारण जो है अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं या यूपीएससी की जर्नी को पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आप बिना हिचकिचाए हुए उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी रियलिटी फेस करें। आप सब जानते हैं कि मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो भी वीडियो आपको मिले उस पर क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो और एथेंटिसिटी के साथ हो। आज इसी तरीके की एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। बिफोर कि ये वीडियो स्टार्ट हो, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपका कर्तव्य बनता है कि आप शेयर भी करें। सो चलिए, आज का वीडियो एक्चुअली जो लिया गया है वो करंट बेस्ड ही मान सकते हैं और है तो हिस्ट्री से, लेकिन करंट में क्यों है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत के इतिहास में हर दिन कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट डे है। यानी हर दिन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि हमने आज़ादी के लिए कुछ किया था और यही दिन है 8 अगस्त का 1942। जी हाँ, आपने सही सुना, ये दिन भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण था जिसपे हमने एक नई मूवमेंट की शुरुआत की थी जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं या हिंदी में हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। भारत अब क्लियरली ये कह चुका था अंग्रेज़ों से कि अब उसको एक खाली देश चाहिए और जहाँ पे उनकी खुद की गवर्नमेंट हो और एक आज़ाद देश की अब पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी थी। अब देर सिर्फ थी कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाए। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। ये वो मूवमेंट थी जिसकी वजह से जो लास्ट एंड फाइनल फेज़ में थी और इसके बाद हमने कोई भी मूवमेंट नहीं की और भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिल गई। किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया वो भी पढ़ेंगे। आखिर महात्मा गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके क्या कहना था, इसमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे, इसका आउटकम क्या निकला और भारत के लिए कितना ही प्रभावित रहा, यानी कि सिग्निफिकेंसेस क्या हैं। इस पूरी वीडियो को मैंने वेल आंसर टाइप का स्ट्रक्चर किया है। होपफुली जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलेंगी और आप अपनी आंसर राइटिंग में इसको इंक्लूड भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट की कुछ हमारे पास हिस्टोरिकल फेस है, यानी कि इसका 79 एनिवर्सरी, यानी कि अब से 79 ईयर्स एगो हम लोगों ने एक मूवमेंट की थी जिस मूवमेंट का नाम क्विट इंडिया मूवमेंट था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ये मूवमेंट भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी भारत के अंदर अलग अलग मूवमेंट्स हुई थी, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने 1920 में इसकी शुरुआत की, जो कि आपकी क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में दी गई है। असहयोग आंदोलन के द्वारा शुरुआत तो ये थी कि किसी तरीके से सब लोगों को एक करके आज़ादी के लिए तैयार किया जाए, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत बिल्कुल अलग है। जहां नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ स्वराज की डिमांड की गई थी, जहां पे गांधी जी ने मुस्लिम्स और हिंदू की यूनिटी की बात की थी और उस समय क्योंकि ये इनिशियल फेज था, लोगों को मास मूवमेंट के बारे में पता नहीं था, लेकिन 1942 ये मूवमेंट जो थी ये बिल्कुल मैच्योर हो चुकी थी। उसके बाद गांधी जी ने एक और मूवमेंट की थी जिसको हम 1930 यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बताते हैं, जहां पे भारत ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। इसका लाहौर सेशन में ही रेजोल्यूशन पास हुआ था 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पी.टी. जवाहरलाल नेहरू के। जी हाँ, उस समय वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और 1929 के ही रेजोल्यूशन में ये भी डिक्लेयर हुआ था कि 26 जनवरी 1903 भारत आज़ादी का दिन मनाएगा। और उसके बाद जब सफ़र
आगे बढ़ा और कोई भी रिजल्ट नहीं आया और अंग्रेज़ों की अलग अलग चालों के थ्रू भारत को गुलाम बनाया जा रहा था। इसी बीच में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी पास हुआ, लेकिन इस एक्ट से भी हमें कोई उतनी ज़्यादा उम्मीदें ना थी, क्योंकि इसके पीछे भी एक पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी को हम कहते हैं फेडरेशन यूनियन पॉलिसी, यानी प्रिंसेस स्टेट के लिए एक पॉलिसी तैयार की गई थी। 1935 के एक्ट के बाद भारत के काफ़ी सारे अलग अलग कांग्रेस लीडर्स ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो कर लिया और बहुत सारी अलग अलग जगहों पे सरकार भी बनाई, लेकिन इसी बीच में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी हो गई और भारत के जितने भी कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इससे चलते हुए कि अंग्रेज़ों ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि भारत को हमारे साथ द्वितीय युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं था। इवन दो कि इसके बीच में काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें भी हुई, जिसमें 3 अलग पार्टियां क्रिएट की गई। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोगों को इस समय अच्छा मौका है कि हम अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक कर देंगे, वाइल गांधी जी कह रहे थे कि नहीं, हमें अंग्रेज़ों की थोड़ी बहुत हेल्प कर लेनी चाहिए, और पीटी जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि हमें तभी मदद करनी चाहिए जब वो हम लोगों को आज़ाद कर दें। तो इस बीच में अलग अलग राय अलग अलग लोगों की थी, लेकिन आज क्योंकि मैं इस पार्ट में जुड़ा हूँ कि आखिर क्विट इंडिया मूवमेंट क्या थी। क्विट इंडिया मूवमेंट वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट की गई थी। आइए चलें आज आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो आपके यूपीएससी मेंस के एग्जाम में लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट बेसिकली एक मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी। जब मैं मास का वर्ड यूज़ कर रहा हूं तो आप ये समझिए कि इसमें हर एक ने पार्टिसिपेट किया है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलरली मूवमेंट खाली सिर्फ गांव के लिए थी, नहीं, हम ये कह सकते हैं कि इसमें हर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पीजेंट, इसमें जितने भी बड़े बड़े लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये भी एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ही है, लेकिन इसका नाम क्विट इंडिया मूवमेंट रखा गया और इसको लॉन्च किया गया बाय महात्मा गांधी ऑन 8 अगस्त 1942, और आज का दिन भी हम वही मना रहे हैं, 8 अगस्त 1942 में हुआ और आज 8 अगस्त 2021 है, यानी यही दिन था जब भारत ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। वैसे हर एक स्टूडेंट को, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या ना हो, उसको अपने इतिहास के बारे में तो एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए। 8 अगस्त 1942 का दिन था। अब समय ये था कि आखिर हम लोगों को अब किस तरीके से आज़ादी मांगनी है। 8 अगस्त 1942 के अंदर जगह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, यानी ये एरिया है ग्वालियर टैंक कहा जाता है इसको, लेकिन इसका दूसरा नाम जिससे ये फेमस है, इसको हम अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। जी हाँ, अगस्त क्रांति मैदान ये वो मैदान था जहाँ पे पहली बार कॉल दी गई थी, करो या मरो, डू और डाई। इसको लेके काफ़ी सारे बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि क्या सर गांधी जी यहाँ आते आते थोड़े बहुत एक्सट्रीमिस्ट की ओर तो नहीं चले गए थे, यानी उन्होंने ये क्लियर तो नहीं कर दिया था कि हम लोगों को अब क्रांति के ही द्वारा आज़ादी आएगी। मैं अगर आपको ये क्लियर बताऊं, डू और डाई की सिचुएशन जब हम बात करते हैं, करो या मरो की सिचुएशन की बात करते हैं, रीज़न हमें देखना पड़ेगा कि आखिर डिमांड क्या थी। गांधी जी ने इसमें जो डिमांड रखी थी वो ये था कि ब्रिटिश मस्ट लीव इंडिया इमीडिएटली, अंग्रेज़ों को भारत को आज के आज और अभी के अभी ही छोड़ना होगा। एंड एल्स, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं एक मास मूवमेंट स्टार्ट करूंगा, और वो मास मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से भी खतरनाक होगी। ये बात पहले ही चुनौती दी गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया और ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग तंग आ चुके थे। अब सवाल यही था कि अगर और इंतज़ार किया तो शायद भारत बहुत पीछे चला जाएगा, और ये सही समय था। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, जब ये डिमांड की गई, अगर आप देखेंगे तो इसका बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो पहली चीज़ ये थी कि इसके पीछे क्यों हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट।
सबसे पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये सबसे बिगेस्ट रीजन था। अंग्रेजी हुकूमत चाहती थी कि भारत इस विश्व के दूसरे युद्ध में भी पार्टिसिपेट करे, जैसे इन्होंने 1914 में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन हमारे साथ खोखले वादे किए गए। 1914 को जब हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे तो हमसे ये कहा गया था कि हम लोग 1914 टू 1918 के बाद आप लोगों को एक डोमिनियन स्टेटस देंगे, जो कि बाद में ऐसा नहीं हुआ। 1919 को आते ही इनके पूरे रवैये में चेंज आ चुकी थी। इन्होंने हमें एक एक्ट दिया जिसको चेम्सफोर्ड-मोंटेगू रिफॉर्म एक्ट कहा जाता है, या दूसरा एक्ट भी दिया गया था जिसको रोलेट एक्ट भी कहा जाता है। अब इनके ऊपर विश्वास करना सही नहीं था। इसीलिए बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज अ रीज़न, एंड द सेकेंड रीज़न वॉज क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को यहाँ पे भेजा गया था इसलिए कि वो भारतीयों को एटलीस्ट मोटिवेट करे और कहे कि वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। चाइना भी चाहता था कि भारत अंग्रेज़ों का साथ दे, लेकिन हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। और क्रिप्स मिशन में ये बात की गई थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, वो भी वॉर के बाद। भाई डिमांड क्या दे रहे हैं आप? यानी जो चीज़ हमने 1919 में मांगी वो अब 1942 में दे रहे हैं। इसीलिए जितने भी कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और इंडिया का रिस्पांस अगर आप देखेंगे इसके खिलाफ कैसे आया, अरुणा आसिफ अली ने इसी मैदान के अंदर एक झंडा लहराया, यानी उन्होंने ट्राई कलर ऑन ग्वालियर टैंक के ऊपर ये झंडा लहरा के क्लियर कर दिया कि भारत अंग्रेज़ों का साथ नहीं देगा और अब हमें आज़ादी चाहिए। यहाँ पे हमें विमेन एम्पावरमेंट भी देखने को मिलती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी में जितना गांधी जी का हाथ है, जितना बाकी लीडर्स का हाथ है, इतना ही विमेंस का भी हाथ है, ट्राइबल्स का भी, पीजेंट्स का भी, सिविल सोसाइटी का भी। हर किसी ने भारत की आज़ादी में हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। होपफुली आपको मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी आ रही होगी। चलिए, ऑल लीडर वेयर अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ सेडेशन लगा दिए गए। उन पे अलग अलग चार्ज लगाए गए कि वो बिल्कुल ही अंग्रेज़ों के खिलाफ हैं, इसके लिए उनको जेल में डाल दिया जाता है। आईएनसी को डिक्लेयर कर दिया गया। ये प्री के क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे लॉन्च की गई? आईएनसी को डिक्लेयर किया गया अनलॉफुल, यानी कि बिल्कुल भी आईएनसी को डिक्लेयर कर दिया कि ये इलीगल है। और ऑल द फंड वेयर फ्रोजन, जितना भी पैसा कांग्रेस के पास था वो बंद कर दिया, यानी कि इकोनॉमिकली किसी तरीके से उनको हैरेस किया गया ताकि वो तंग आके अंग्रेज़ों का साथ वर्ल्ड वॉर में दें। लेकिन अब भारत बदल चुका था। अब ये 1920 का या 1930 वाला भारत नहीं था, ये 1942 का एक ऐसा भारत था जिसने अब ये तय कर लिया था कि अब उनको दिख रहा था कि आज़ादी मिलने वाली है। एंड अगर आप देखेंगे तो इस पूरी मूवमेंट के जो फेजेस हैं वो बहुत अलग अलग हैं। अगर हम फेजेस की बात करें तो इसके फेज में अगर फर्स्ट फेज जो मूवमेंट का था दैट स्टार्ट हुआ 1942, इट वाज वेरी वेरी पीसफुल, इसमें कुछ भी नहीं था। नाउ उन बच्चों के लिए आंसर जिन्होंने ये कहा था कि सर कि गांधी जी ने तो डू और डाई कह दिया था, तो क्या ये मूवमेंट बहुत ही इंटेंसिफाई हो गई? तो बेटा अगर ऐसा होना होता तो ये पहले ही हो जाता। बेसिकली ये सेकेंड हाफ ऑफ मूवमेंट यानी मध्य के बीच में यानी मिडल में आके ये मूवमेंट बहुत वायलेंट हो गई। और इंडिया ने वायलेंट नहीं की, उस समय के जो वाइसराय थे जिनका नाम लॉर्ड लिथनगो था, अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ वायलेंस, उनकी वजह से हुआ। यानी उन्होंने सप्रेस करने की बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत तंग किया, तो लोगों ने उसके बदले इतना रिस्पॉन्स किया कि ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गई। और थर्ड फेज के अंदर तो और इंटेंसिफाई हो गई और लोगों ने यहाँ पे यूनियन बनाना शुरू कर दिया, ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए कि अंग्रेज़ों को किस तरीके से अटैक किया जाए। अगर हम देखते हैं तो इसके आउटकम अगर देखेंगे तो अंग्रेज़ी सरकार ने इस मूवमेंट को बहुत ही जल्दी सप्रेस करने की कोशिश की, क्योंकि वायलेंटली सप्रेस किया गया, लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया गया, विलेज को जला दिया गया और नियर अबाउट 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया, विद इंक्लूडेड द लीडर्स ऑफ आईएनसी।
सो इसका मतलब है कि पूरी तरीके से ये क्लियर था कि अब अंग्रेज़ों को ये दिख चुका था कि भारत अब बिल्कुल भी उनका साथ नहीं दे रहा है, अब वो आज़ादी मांग रहे हैं और आपको आज़ादी देनी पड़ेगी। सफ़र थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन आज़ादी हमें मिल के रही। अगर मैं इसकी सिग्निफिकेंसेस की बात करूं, ये आपका कंक्लूजन पार्ट भी बन जाएगा। हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस मूवमेंट चेंजेड द कैरेक्टर। इस मूवमेंट की वजह से भारत का पूरा कैरेक्टर चेंज हो गया। कैरेक्टर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की आज़ादी का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल चेंज हो गया। विद द मासेस राइजिंग अप एज दे हैड नेवर बिफोर, क्योंकि इसमें हमने इतने लोगों को इन्वॉल्वमेंट देखी, इससे पहले ना तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में थे और ना ही मास मूवमेंट में थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो डू रिमेंबर, whenever you are going for the movement, the only thing what we need, that is the movement, a mass movement। लोगों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो लीडर भी आगे बढ़ते हैं। सो इस तरीके से भारत ने इस क्विट इंडिया मूवमेंट में भारत को आगे बढ़ाया। मैं मानता हूं कि ये मूवमेंट बाद में बंद हो गई, लेकिन आज भी हम मानते हैं कि अगर भारत आज़ाद हुआ है तो उसके पीछे क्विट इंडिया मूवमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। स्टिल यू कैन चेक इट फ्रॉम द स्पेक्ट्रम। और थोड़ा गला भी ठीक नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिएगा और प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, विद योर कोलीग्स, और कोशिश करिए जिन ग्रुप्स में आप हैं, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आई वॉन्ट लाइक कि दिस कम्युनिटी शुड बी ग्रो, बड़ी होनी चाहिए और हम सब मिलके इस पे जितना भी हो सके मुझसे क्वालिटी कंटेंट आपको मिले और आपकी हर दिन नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना आप भी खुश रहिएगा, अपने माता पिता का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।